बैठक में उपस्थित जनमत पार्टी के उपाध्यक्ष हुए, राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष महोदय, जनमत पार्टी केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य लगायत यहाँ उपस्थित समस्त मिथिला सेवा समाज लगायत अन्य संघ संगठन जुड़ल सब लोग का सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन कोटि और शुरुए में एक मोहम्मद डे ओकरो शुभकामना प्लस दशमी दीपावली छठ जे पाबनि है सबके शुभकामना दिल चाहे नेपालगंज या कहबे बाँके जिला हमरा लेल बहुत महत्वपूर्ण कथी ले से, और ये थोड़ा हिंदी में भी बोलना पड़ेगा मुझे यहाँ, हिंदी बोलिए तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कहीं भी पढ़िए, इसीलिए भी किताब निकाला याद दिला दिए कुछ बातों को। तो आप सबको लगता हो कि मधेश आंदोलन जब शुरुआत की बात आती है तो लोग अधिकतर लोग कहाँ क्रेडिट देते हैं कि लाहन से शुरू हुआ। मधेश आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, उद्गम स्थल क्या है, तो कहेगा सिरहा का लाहन। लेकिन आप हमारी किताब पढ़िए, ये किताब पढ़िए या मधेश का इतिहास किताब पढ़िए, तो उसमें क्या लिखा है कि मधेश का आंदोलन का जो शुरुआत है वो नेपालगंज से। और हर एक जगह आप देखेंगे मधेश आंदोलन के शहीदों की सूची देखिएगा तो उसमें रमेश महतो से बाद आते हैं, हम पहले कमलगिरी। अब सूची देखिए क्योंकि कमलगिरी के घटना के बाद जो है वो आंदोलन शुरुआत। तो होता क्या है कि जो लोग सत्ता में आ जाते हैं, शक्ति में आ जाते हैं, उसी का इतिहास लिखा जाता है। तो जो पार्टी सत्ता में आई उसके लिए वहाँ लाहन उद्गम स्थल बन गया। यहाँ पर तो दूसरी पार्टी ने घोषणा किया था, वो पार्टी कमज़ोर थी तो उसको संस्थागत नहीं कर पाए, तो कमलगिरी का नाम जो है थोड़ा ओझेल में कह सकते पड़ गया। यहाँ अभी तक की कमलगिरी चौक तक भी नामांकन शायद नहीं हुआ। हमारे लोग आंदोलन करते रहते हैं, कभी कभी यहाँ देखते होंगे आप सब। ये है पहली बात। इसके लिए भी मधेश आंदोलन का श्रेय जो है, उद्गम का श्रेय बाँके जिला को जाता है। इसके लिए भी बाँके की भूमि को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दूसरा भी श्रेय देखिए, संयोग कहिए जो कहिए, और केवल संयोग नहीं कहा जा सकता, संघर्ष कहना पड़ेगा कि स्वराज आंदोलन का जो प्रथम शहीद हुआ वो भी बाँके जिला में शहीद राम मनोहर यादव जी हुए। उनके भाई साहब यहाँ पर मौजूद है, अभी जिला संयोजक वही है। तो स्वराज आंदोलन एक ही शहीद हुए और वो भी बाँके जिले से, और इतना वीरतापूर्वक शहादत रहा उन लोगों की। वो वीडियो देखेंगे तो आपको भगत सिंह का याद आएगा। यहीं पर अदालत में ले जाते थे तो हाथ में हथकड़ी लगा रहता था, सड़क पे ऐसे चारों वीर के तरह चलते थे। तो अगर आप देखें तो वो वीरतापूर्ण आभास आज भी बाँके जिला दिलाता है, वो रहा है खास में। और गजेंद्र बाबू की याद भी आपने दिलाया मुझे, तो गजेंद्र बाबू को मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इसीलिए मैं जब जीत कर गया संसद में तो पहला नाम उन्हीं का लेकर मैं कृतज्ञता ज्ञापन किया था वहाँ पे। कि आज भी अगर हम कहीं पर जाते, कैलाली कंचनपुर जिले भी चले जाएंगे और वहाँ पर अगर कोई मधेश के प्रति हमदर्दी रखने वाला इंसान मिलेगा तो गजेंद्र बाबू का अनुयायी ही मिलता है। आज के दिन में भी भले वो सो गए होंगे, राजनीति से संन्यास ले लिए होंगे, लेकिन अगर कोई भी आदमी अगर समझने वाला, हमारी भावना को समझने वाला, कदर करने वाला कोई मिलेगा तो कहीं न कहीं उनसे जुड़ा हुआ रहता है। इसके लिए भी हम बड़े अनुग्रहित हैं। और उनके जो एक योगदान रहा है मेची से महाकाली को एकत्रित करने का, एकता करने का, अभूतपूर्व रहा है, जो उसके बाद नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया, ये स्वीकार करना पड़ेगा हम सब। तो हम सब भी कोशिश करते हैं, जैसे हम अभी भी नहीं छोड़े, हम अभी भी कैलाली कंचनपुर तक जाते हैं, उधर झापा तक जाते रहते हैं। भले मध्य प्रदेश आज 8 जिले में समित हो गया हो, लेकिन हम आज भी मधेश मतलब मेची से महाकाली को ही कहते हैं। लेकिन फिर भी जो गजेंद्र बाबू का वो अभूतपूर्व योगदान है, आज भी अगर झापा जिला में किसी नेता मिलेंगे, अगर मधेश प्रति सहानुभूति रखने वाला कोई राजवंशी नेता मिले, वो गजेंद्र बाबू का ही प्रोडक्ट मिलेगा। यही भी राणा थारू का कोई अगर लीडर मिल जाए मधेश प्रति सहानुभूति रखने वाला, तो वो गजेंद्र बाबू का ही प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ तक कि रूपंदेही जिला में हम उस समय पार्टी नहीं खुली थी, फिर भी हम गए थे पहाड़ी इलाका में, थोड़ा बोला कि चलिए वहाँ पर तक आपको ले जाते, वहाँ भी डिमांड है आपको देखने के लिए चाह रहा है। तो हम गए वहाँ पर। अब पुलिस तो पूरा उस समय घेरा रहता था। तो एक आदमी आया बाइक पे, पूरा दौड़ते दौड़ते, पहाड़ी मूल के आदमी था।
वो मिलने के लिए, देखने के लिए मुझे अपनी श्रीमती को लेके बाइक पे बहुत दूर से वो आया था वहाँ। हमको आश्चर्य लगा, ये आदमी कैसे मेरा फैन हो सकता है कोई स्वतंत्र मदद गठबंधन के समय में। तो उसने बताया, कैलाश नाम है, कहते कैलाश गुरु नाम था उसका, और उसने बताया कि वो गजेंद्र बाबू के समय के नेता हैं, उनके अनुयायी रहे हैं, उनके अंदर में काम किए हुए हैं। तो देखिए दूसरे समुदाय में भी उन्होंने अपना छाप छोड़ के नेता पैदा करने के, आज उसकी श्रीमती भी प्रदेश पार्षद हैं हमारे सुमन मान्य जी के साथ में। ये योगदान उनका रहा है और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि वही एकता के सूत्र में फिर से बांधा जाए, ये कोशिश है। इसीलिए शुरू में धन्यवाद देना चाहते हैं। दीपक जी ने याद भी दिला दिया मैथिली के विषय में। तो इसमें आप देखिएगा, ये मेरी आत्मकथा है, ये पुनः प्रकाशित हुआ है। ये तो हालांकि 10 वर्ष पहले प्रकाशित थी, आजकल कोई दूसरा पब्लिशर बुक हिल वाला प्रकाशित किया, उन्होंने याद दिला दिया। इसमें मैथिली भाषा प्रति का जो प्रेम है इसमें आपको दिखेगा। ये भाई स्कूल तो गया, कभी विद्यापति का पद तो नहीं पढ़ पाए, खुद मैथिली में पत्र नहीं लिख पाए, मैथिली का एक ठो व्याकरण कहीं खरीदने को नहीं मिलता है, ये पूरा आप इसमें मिलेगा इसमें। और यही बात राजा को जो पत्र लिखा था उसमें भी लिखा है, और तिरहुता लिपि के विषय में भी लिखा है। और हमने अभी तो सर्च भी किया था, उन्होंने चर्चा की, तो इंटरनेट पे आप सर्च कीजिएगा तिरहुता लिपि सीकरौत करके, तो आपको मिलेगा बहुत जगह। उस समय डिजिटल वर्ड में नहीं था, वो नहीं होने का कारण क्या था कि जो लोग मैथिली में किताब लिखते थे और थोड़ा भी लिखना पड़ता तो हाथ से लिखना पड़ता था, पूरा छाप देते, और बीच में अगर मिथिला अक्षर कहीं लिखना पड़ता तो वो हाथ से फिर पेन से लिखता। तो हमने एक दिन देखा उसको कि आप ये क्या कर रहे हैं, बीच बीच में हाथ से लिखते हैं किताब में, छपा हुआ किताब में।